चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में मेनली हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल में कब हमारा ये केमिस्ट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बायो में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक देखने वाली बात होती है। यहाँ पर जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तब आपको मालूम चलता है कि पूरी केमिस्ट्री लगती है, तो आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं, काहे से बनी हुई है। क्योंकि मैक्सिमम आपका जो सेल है, सेल में जो मैक्सिमम पार्ट रहता है सेल मेम्ब्रेन में और सेल में और हमारी पूरी बॉडी में, वो प्रोटीन्स का रहता है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझ में आती है। बायोमोलिक्यूल में सबसे मेन जो हमें पढ़ना है वो किस किस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स को, फिर हमें पढ़ना है फैट्स को, फिर पढ़ना है लिपिड्स को, फिर पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड से जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना, उससे ही डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? तो देखो बेटा, जैसे शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, राइस होता है, ये सब क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन मेनली ये वर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहां से आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, पहले ये माना जाता था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपका, ये पहले का बिलीफ था, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और जिसमें आपका हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहता है वो 2:1 रेशियो में रहता है। यानी ये किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ वाटर। रेशियो ऑफ वाटर इस रेशियो में होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में इनके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी हो सकता है। कैन ऑल्सो हैव। कैन ऑल्सो हैव। देखो, पूरे नाम को हमने दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है, एक कार्बो और दूसरा हाइड्रेट। कार्बो यानी कि कार्बन, और हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो और वो 2:1 के रेशियो में हो। 2:1 के रेशियो में। जैसे कि हम बहुत सिंपली यहाँ पर बात करते हैं किस चीज के बारे में? ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? C6H12O6 होता है भाई। C6H12O6 होता है, जिसमें अगर आप देखोगे C6 रख दिया और H2O की फॉर्म में निकालोगे 6 को, भाई ये 12 है और ये 6 है, तो हमने यहाँ पर ये 6 कर लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 2:1 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गई बात? फिर हम सुक्रोज को देखें। सुक्रोज क्या होता है? घर पे खाने वाली जो शक्कर रहती है, शुगर होती है। C12H22O11 होता है आपका। तो अगर C12 यहाँ रखें और इसमें से 11 को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा 11 टाइम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके रेशियो में है? 2:1 के रेशियो में है। तभी हमें क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। पर अभी भी अब जाकर ये देखा गया है बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस रेशियो में नहीं रहता है, पर फिर भी हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब वैलिड नहीं है। नाउअडेज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड नहीं है। ठीक है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के रेशियो में हो भी सकता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है ये रहे। ठीक है? अब सबसे पहले हम यहां पर देखने जा रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्या देखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। किसका क्लासिफिकेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने यहां पर क्लासिफाई किया है मेनली आपके 3 टाइप में। पहले होते हैं मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स। दूसरे होते हैं डायसैक्राइड्स। डायसैक्राइड्स। और डाई के बाद में फिर सीधे आते हैं पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है? मोनोसैक्राइड क्या होता है? तो जो सिंपल यूनिट होती है किसकी? जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सके, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपकी एक सिंपल यूनिट हो,
simple unit of molecule which do not hydrolyzed, जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सके, जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सके और फर्दर नहीं टूट सके, और फर्दर नहीं टूट सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोनोसैक्राइड। कैसे, अभी ये समझ में आ जाएगा। आप डाइसैक्राइड को समझ लीजिए तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मोनोसैक्राइड का एग्जांपल हो गया जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम तोड़ें तो तोड़ने पर हमें दो मोनोसैक्राइड्स मिल जाए। क्या मिल जाए? ऐसे ट्राइसैक्राइड्स क्या होंगे, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर, अब ये तोड़ना वर्ड हटा दो, हाइड्रोलिसिस करने पर जो आपके 3 यूनिट देते हैं किसकी, मोनोसैक्राइड की। तो इसका मतलब डाइसैक्राइड दो मोनोसैक्राइड के मिलने से बनते हैं, दो मोनोसैक्राइड के मिलने से बनते हैं, और उनमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज रिमूव होती है, कभी वाटर का मॉलिक्यूल या कभी कभी छोटे दूसरे मॉलिक्यूल निकलते हैं उनके अंदर से। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हमने लिया C6H12 C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स, H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स को लिया, और दो मॉलिक्यूल्स को लिया, और जब इन्हें ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पर एक वाटर के मॉलिक्यूल को हमने निकाल दिया, तो यहां क्या बनेगा, C12H22O11, एक वाटर का मॉलिक्यूल साथ में निकाल दिया, यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सुक्रोज। क्या मिल गया है? सुक्रोज यहां पर मिल गया है। और सुक्रोज जो है वो अपने आप में एक डाइसैक्राइड है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पर विच गिव्स 2 यूनिट्स, जो 2 यूनिट देता है किसकी, मोनोसैक्राइड्स की, ऑफ मोनोसैक्राइड इज नोन एज डाइसैक्राइड, ठीक है। पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं, जो 2 से ज्यादा यूनिट देते हैं, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड, इन सबको पॉलीसैक्राइड कहते हैं, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस which gives more than 2 यूनिट्स, 2 से ज्यादा यूनिट्स जो देते हैं आपके, ठीक है। जैसे इसी सुक्रोज में हम एक और ग्लूकोज को जोड़ दें, C6H12O6 को, H12O6 को हमने जोड़ दिया, और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, क्योंकि आप जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, C18H कितना हो जाएगा, 32, और O16 नहीं 26, 36 कितना हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा, 16 ही होगा, हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा आपका एक ट्राइसैक्राइड, और ट्राइसैक्राइड को हम क्या कहेंगे, पॉलीसैक्राइड कहेंगे, ठीक है। अब मोनोसैक्राइड को हम फर्दर आपका फिर से यहां पर डिवाइड करते हैं। मोनोसैक्राइड इज फर्दर क्लासिफाइड, इसे हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है। किसमें क्लासिफाइड किया है, एक होता है ट्रायोस, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन का, हर बार जरूरी नहीं है मोनोसैक्राइड में ग्लूकोज अकेला ही हो, ठीक है। अगर 3 कार्बन का क्या है आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलते हैं, ट्रायोस, 3 कार्बन का होता है, जैसे C3H6O3। ऐसे ही एक होता है टेट्रोस, टेट्रोस मतलब 4 कार्बन का होता है, ठीक है। तो C4, तो यहां H कितना हो जाएगा, 8O4। कार्बन और ऑक्सीजन को सेम रेशियो में रखो, हाइड्रोजन को डबल कर दो, मोनोसैक्राइड के अंदर बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट होता है आपका पेंटोस, पेंटोस में क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का हो जाएगा, C5 हो गया, O5 हो गया, H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बनी बात है। हेक्सोस क्या हो जाएगा भैया, 6 कार्बन का, C6O6, और H कितना हो गया, 12 हो गया।
ग्लूकोज हेक्सोस का ही एक फॉर्म है, ठीक है। चलिए, फिर ऐसे ही होता है आपका हेप्टोज। हेप्टोज मतलब 7 कार्बन, तो ये हो जाएगा C7, यहां O7 और H कितना हो गया 14। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। तो ये आपका इसका एक क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें भी आपके फर्दर और क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि अगर आपके ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पर अगर कीटोन ग्रुप लग रहा है तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटो। और कीटो के आगे पर हम वर्ड लगाते हैं, जैसे 3 कार्बन का था कीटो ट्रायोस, और एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोस, ठीक है। मान लो ऐसे ही में आपका ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज अपने आप में क्या होता है, तो ग्लूकोज का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एल्डा हेक्सोस, एल्डिहाइड लगा हुआ है। जबकि वही फ्रक्टोज के अंदर बात करोगे तो फ्रक्टोज जो रहता है वो क्या होता है, वो कीटो हेक्सोस होता है, उसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, ग्लूकोज के थोड़े से स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी हम इसे देखने जा रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो बेटा, हमने क्या किया, सीधी एक लाइन खींच ली, ठीक है। इस लाइन में ऊपर लगा दिया हमने CHO और नीचे लगा दिया CH2OH, ठीक है। अब यहां पर 4 लाइन और खींचनी है, 1 2 2 3 और ये हो गई 4, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखोगे, जरा अच्छे समझ लेना। यहां पर OH इस साइड, ये H हो गया, ठीक है। यहां पर ये H हो गया, ये OH हो गया, और नीचे के 2 OH हैं वो सेम साइड में रख देना, ये रख दिया, और इसे हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, इसे हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। इस एक अकेले का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं, 5 एल्कोहल ग्रुप प्लस 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम इसे डी क्यों कह रहे हैं, आप कहोगे डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के लिए, ये वो वाला नहीं है, वहां डी और एल स्मॉल वाले यूज होते थे। यहां पर डी का मतलब क्या होता है, जरा खास तौर पे समझना। ये जो कार्बन है ना, ये, ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको यहां बताऊं, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक यानी कायरल कार्बन जानते हो ना, जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग होती हैं। तो यहां पर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 ही एसिमेट्रिक कार्बन है। तो जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है, ठीक है, उसका OH अगर राइट हैंड साइड पर होता है, इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर लास्ट वाले का OH राइट हैंड साइड होता है, लास्ट एसिमेट्रिक वाले का, एसिमेट्रिक कार्बन का OH अगर आपका कहां होता है, राइट हैंड साइड, तो हम उसे बोलते हैं डी फॉर्म। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं एल फॉर्म, याद रखना। तो एल ग्लूकोज बनाना होगा तो बस इसी वाले OH को इस तरफ और हाइड्रोजन को इस तरफ कर देना, तो वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, इसे मैं लिख देता हूं। लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कार्बन्स OH ऑन राइट हैंड साइड, अगर ये राइट हैंड साइड आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, देन डी ग्लूकोज, हम इसे डी कहेंगे, तब हम इसे डी कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात।
और ये रहा इसका फिशर फॉर्म, इसका ग्लूकोज का। तो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को। ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें भी वही 6 कार्बन होते हैं। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम वही है, C6H12O6। इसका भी क्या रहेगा, C6H12O6। ठीक है, दोनों का सेम फॉर्मूला है। अब देखो कैसे, कौन सा, जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड और ग्लूकोज एक दूसरे, एल्डिहाइड और सॉरी कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं। तो देखो भाई CH2OH, CH2OH यहां भी लगा रहे थे अपन, बस यहां क्या कर दे रहे थे अपन, एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा रहे थे। अब इसमें लगाना है कौन सा ग्रुप, कीटोन। अब कीटोन की मजबूरी होती है कि उसके दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। जब दोनों साइड कार्बन होंगे तो सेकंड कार्बन पर हमारा ये कीटोन ग्रुप हमने लगा दिया। अब देखो यहां पर क्या लगाया, OH 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 H, ये दोनों ऐसे ही लगा रहे थे हम, और यहाँ क्या हो गया आपका H और OH, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह बनाया। अब ग्लूकोज में होता तो यहाँ क्या आ जाता, OH और H आ जाता कि नहीं, ऊपर वाले पर एल्डिहाइड होता, पर यहाँ पर आपका ये क्या है, ये फ्रक्टोज है, और क्योंकि ये फ्रक्टोज है तो ये वाला ग्रुप नहीं रहेगा, ये आपका कीटोन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो 5 एल्कोहल है एंड 1 कीटोन, एक कीटोन ग्रुप यहाँ पर रहता है, ये रहा आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है विथ कीटोन ग्रुप, दिस इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कई कई एल्कोहल यहां पर लगे हुए हैं विथ कीटोन ग्रुप। तो ऊपर वाला ग्लूकोज क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रिक, क्या हो रहा है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल विथ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन उनमें से किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं, होते हैं। ठीक है, अब फिर से हमने मोनोसैक्राइड्स को, मोनोसैक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, फिर से क्लासिफिकेशन किया इनका, किसमें क्लासिफिकेशन किया है, जैसे हमारे पास ट्रायोस था, अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर उसमें आपका एल्डिहाइड मौजूद है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एल्डो ट्रायोस, और अगर कीटोन है तो कीटो ट्रायोस। ऐसे ही टेट्रोज है तो लिख सकते हो, पेंटोज है तो लिख सकते हो एल्डो पेंटोस, या दूसरे वाले को क्या बोलोगे, कीटो पेंटोस। ऐसे ही हेक्सोस है तो ग्लूकोज क्या है, एल्डो हेक्सोस है, और फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोस है। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो फिर से हम इसे क्लासिफाई करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग एंड
नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। जैसे टेस्ट वाले बोलो, टेस्ट वाले पेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी आप इतने सारे टेस्ट वगैरह रिसेंटली कर चुके हो, ये दोनों क्या देते हैं, रेड पीपीटी देते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट क्या देता है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करता है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज कर देंगे किसे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा तो वो इसे क्या करेगा, इसे रिड्यूस करेगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट इन्हें क्या कर देते हैं, रिड्यूस। तो हम उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या बोलते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बात समझ आई है। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम शुगर कहते हैं। फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स को, एक वो जो स्वीट है और एक जो नॉन स्वीट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कहते हैं, तो नॉन स्वीट शुगर एंड स्वीट शुगर। जैसे डायबिटीज वाले लोगों को मना रहता है, क्या मना रहता है कि भैया आप चावल नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ। चावल और आलू जो हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी उसे शुगर ही कहा जाएगा, बस वो नॉन स्वीट होती हैं टेस्ट में। ठीक है, तो एक रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुए और एक स्वीट और नॉन स्वीट शुगर हुई है। समझ में आ गई ये बात। तो इनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जो शुगर्स हैं, शुगर्स यानी कि सॉरी, इनका ऑक्सीडेशन होगा और इनका क्या होगा, पेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिंस और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनका होगा रिडक्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो इन्हें रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, और जो नहीं कर पाते हैं नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर मैंने फर्दर आपको क्या बताया, फिर से फर्दर हमने क्लासिफाई किया इन द शुगर एंड नॉन स्वीट, नॉन स्वीट शुगर। और ये क्या होगा, स्वीट शुगर। ठीक है, तो एक मीठी शुगर होती है, यानी मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और एक जो मीठे नहीं होते हैं। जैसे नॉन स्वीट में कौन आ गया, राइस, स्टार्च। ठीक है ना, इसमें जो स्टार्च मौजूद रहता है, स्टार्च जो मौजूद रहता है वो नॉन स्वीट शुगर है। ठीक है, और स्वीट में कौन आ गया बेटा, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोस, जैसे सुक्रोज, ये सब इसमें आ गए। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो, जब इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ एक मोनोसैकेराइड्स हैं जिनके दो चार एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। दो चार नाम तो आपको मालूम होना चाहिए। कुछ डायसैकेराइड्स के भी नाम आपको मालूम होना चाहिए, दो चार। ठीक है, और कुछ एक पॉलीसैकेराइड्स के भी आपको नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे
पॉलीसैकेराइड में कौन कौन आ जाता है आपका? तो इसमें आता है सेल्लोज। सेल्लोज जानते हो, प्लांट के सेल वॉल में मौजूद होती है। जो सेल वॉल रहती है वो सेल्लोज से मिलकर बनी होती है, और इसी के टूटने से मीथेन गैस निकलती है, जिसे अपन लोग मार्श गैस बोलते हैं, है ना। स्टार्च, स्टार्च जो रहता है वो भी अपने आप में क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च जानते हो ना, ठीक है। जैसे आयोडीन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, लीफ के अंदर स्टार्च मौजूद है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए, ठीक है। डायसैकेराइड, डायसैकेराइड में कौन कौन आ जाएगा? तो सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, और लैक्टोज आ जाता है, ठीक है। लैक्टोज जो मिल्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लैक्ट यानी कि पर्टेनिंग टू मिल्क। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हो आप लोग। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये दो दो चार चार एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कौन कौन से? जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड में सेल्लोज, है ना, और स्टार्च, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इतना याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब कल से चालू करेंगे हम लोग इसका अगला पार्ट, आइसोमेरिज्म को देखेंगे मोनोसेक्राइड्स, ठीक है।